लेकिन बैरियर्स ब्रेक कर डाले हैं सीमा ने। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली हैं। ये साजिश है पबजी की। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। आप यकीन माने, मैं अभी तक ये सोचती थी कि जो पबजी है वो कोई गुंडे बदमाशों का खेल है, यानी लड़के खेलते हैं, लड़कों की कोई गेम है पबजी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, ख़वातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली ख़वातीन पबजी खेल रही होती हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। इंडियन मीडिया तो जनाब भरा हुआ है और मज़े की बात यह कि इस वक्त मेरे पास उनका एक इंटरव्यू भी मौजूद है। मैं अभी आपको बस थोड़ा सा आप सब्र कर लें, पहले ज़रा इस कहानी पर बात की लें, फिर मैं आपको वो वाला इंटरव्यू भी दिखाती हूँ जिसमें उनके शौहर नामदार पहले वाले शौहर नामदार क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊँगी। जनाब हुआ कुछ यूँ है कि काफ़ी अब तो 3-4 दिन गुजर गए इसकी धूम मचे हुए। कल परसों से हमें भी पता चलना शुरू हुआ, मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए, मुझे पता चल रहा है जनाब ये कोई सीमा की कहानी है। उसको जब सर्च किया तो अच्छा, मैंने कहा जनाब वहाँ पे तो धूम मची हुई है। फिर कुछ टीवी चैनल्स इंडिया के वो देखे, उस पर तो फिर आपको पता है वो तो अगर एक कोई चीज़ होती है तो वो आप समझ लें 100 तक पहुँच जाती है, 100 तक। मीडिया तो फिर हमारा ऐसे ही है ना। अब हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ से एक खातून, एक लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही। वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का, लेकिन वो कहते हैं ना कि हूर के पहलू में लंगूर। तो यकीन करें, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गई, वाकई ये मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की दास्तान है। तो ज़रा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है, लेकिन फिर पता ये चला कि जब उनके पहले वाले शौहरे नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले इसको तो छोड़े। वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है, और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आँख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। वो लैला कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। आप ज़रा रिहाना को देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तो आपकी नज़र में होती है ब्यूटी। अब हम ज़रा आते हैं कि सीमा ने ये सब किया कैसे। अब सीमा एक पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी लड़की है, कराची में रहती थी। कराची में उसके 4 बच्चे और जो शौहर उनका हस्बैंड वो सऊदी अरेबिया में रहता था। और फिर वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए, हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब दो मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो दो लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं। जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो जो कहते हैं कि हीर पढ़ी जाती है। अच्छा, हीर की भी अपनी दास्तान है, जो हीर रांझा की दास्तान है ना, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लिखी हुई है, बाकी तो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में बना ली है। तो वो जो हीर पढ़ा करते थे वारिस शाह, बड़े वो मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी है जो पढ़ी जाती है, वो ख़ास रिदम में पढ़ी जाती है। खैर, हम हीर की तरफ निकल गए, हम आते हैं आज की हीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीमा की तरफ। तो सीमा जो है, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने तो सचिन से मिलना ही मिलना है, तो कैसे मिला जाए। और इसका एक ही रास्ता है, आपको पता है, पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम है नेपाल। और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल का मैं चक्कर लगा कर आई हुई हूँ। और जब मैं नेपाल गई तो उससे पहले तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मतलब जाने से पहले इस हद तक तो पता था कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ से आप मतलब पाँव चलते हुए भी इंडिया पहुँच सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस हद तक पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ से लोग जाते भी हैं या आते भी हैं या क्या कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जब एक मरतबा मैं नेपाल हुई ना, तो मैंने तौबा कर ली, कानों को हाथ लगा ली। इतना मुश्किल सफ़र है, यानी ये कि आप 10-10 घंटे आपको एयरपोर्ट्स पे वेट करना पड़ता है। मतलब सीधी जाने के बजाय पता नहीं फ़्लाइट कहाँ कहाँ से
गुमन घेरियाँ खा के वहाँ पे पहुँचती है। तो हम तो एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस पे गए, लेकिन हमने तौबा कर ली कि भाई आइंदा नहीं जाना। लेकिन सीमा की तो मोहब्बत का चक्कर था ना, उनका तो कॉन्फ्रेंस वाला चक्कर था नहीं। तो हम तो मोहब्बत के चक्कर में भी कोई 2 फरलांग असी ना जाइए दूर, असी कहिए लो रहन दे हो। लेकिन सीमा तो फिर सीमा होती है, वो चल पड़ी। अब सोचें कि सीमा ने नेपाल जाने का सोचा कि वो भारत के नौजवान सचिन से मिलने के लिए नेपाल जाके उनसे मिलेंगी, क्योंकि भारत तो जा नहीं सकती, इंडिया का बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। तो उन्होंने कहा कि नेपाल के बारे में जो है ये है कि वहाँ से जाया जा सकता है, वो आसान रास्ता है, तो पहले मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और उन्होंने नेपाल की टिकट्स लेने के लिए, यानी वो ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए, नेपाल जाने के लिए अपना 12 लाख का 12 लाख का प्लॉट बेचा, ज़मीन बेची। इसको कहते हैं मोहब्बत। ये होती है सच्ची मोहब्बत। ये आजकल की तो ऐसे ही फजूल में 2 मिनट में शुरू हुई और अगले 4 मिनट में ख़त्म हो गई फ़ोन पे बातें करके। सर ये मोहब्बतें होती हैं। उन्होंने अपना प्लॉट बेचा और अपने 4 बच्चों समेत वो वहाँ पर गई हैं। अब आप ये सोचिए कि जब वो नेपाल पहुँची, वहाँ से फिर उसके अच्छा नेपाल जब वो पहुँचती हैं तो उस वक्त नहीं वो इंडिया जाती, नहीं नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सचिन भी पहुँचते हैं नेपाल में ना, और नेपाल का एक ही बाज़ार है थामिल, वहाँ पे फिरते रहे होंगे, लूर फिरे होंगे दोनों हाथों में हाथ डाल के, हैं जी। उसके बाद उनकी मोहब्बत मज़ीद पक्की हो गई कि अब तो मतलब कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, तो हुआ कुछ यूँ कि सीमा जो है वो वापस आ गई पाकिस्तान में। मुझे हैरानी है, उनको वहीं से पहली दफ़ा में चले जाना चाहिए था, उन्होंने वापस क्यों आए। बहरहाल वो वापस आ गई। फिर उनकी बातचीत पबजी जो है वो था वो चलती रही। फिर ये तय हुआ कि अब तो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो सीमा ने फिर ये सीमा पार कर ली, यानी वो नेपाल से दाखिल हो गई इलीगली, यानी गैर कानूनी तौर पर बग़ैर वीज़ा के भारत के अंदर। आप देखें बहादुरी है ये, मैं आपको बता रही हूँ, कोई छोटा मोटा काम नहीं है ये। अच्छा जी, वो दाखिल हो जाती हैं, वहाँ से बस के ज़रिए सफ़र करती हैं, कितने शहरों में पहुँचती हैं, वहाँ पे कई जगहों पे चेकिंग हुई होगी। और वो एक पाकिस्तानी हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका यानी देखने में भी कुछ तो फ़र्क नज़र आ ही जाता है ना, रहन सहन में, स्टाइल में, उठने बैठने में पता चलता है कि कौन, अगर कोई बाहर का अजनबी स्ट्रेंजर कोई हो। नहीं जनाब, अपने बच्चों समेत और बसों में सफ़र करते करते फिर वो कहाँ कहाँ पहुँचती हैं। फिर नोएडा पहुँचती हैं, वो दिल्ली पहुँचती हैं, उसके बाद फिर नोएडा पहुँचती हैं और नोएडा में वो उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पर बस स्टैंड पर उनको सचिन लेने जाते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। और सचिन उनको लेकर जाते हैं, घर में ठहराते हैं, कोई मेरा ख्याल है घर लिया होगा, किराए पे मकान वगैरह लिया होगा, वहाँ पे रहते हैं। ना मेरा ख्याल है कि कुछ काफ़ी दिन, 1 महीने के करीब वो इसी तरीके से रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब वैसे ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने जो है ना जदीद दौर का एक, वो अगर मैं वो कहूँ तो गलत नहीं होगा, उन्होंने किया क्या है कि वो जिसे कहते हैं ना कोर्ट मैरिज असल में क्या होती है, असल में ये हम जिसको कहते हैं ना कि कोर्ट मैरिज होती है, जनाब कोर्ट में जाके मैरिज कर ली, हैं जी, वहीं पे जाके जो है नो नो नो, वो होती है असल में जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं कि आप 2-3 साल जो है वो साथ रह के देखते हैं जनाब हम रह सकते हैं, मियाँ बीवी जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तलाक वलाक या जो भी है, तो उसके बाद फिर वो फ़ैसला करते हैं और शादी करते हैं। दूसरे मुल्कों में तो बहुत कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ये वो वाली कोर्ट मैरिज थी कि जनाब वो वहाँ पे जाएं और शादी कर लें। अब जब कोर्ट मैरिज के लिए वो पहुँचे हैं शादी करने के लिए, तो पता ये चला है कि जो सीमा है वो तो पाकिस्तानी है और मुसलमान है। तो सीमा साहिबा ने फ़ौरन कहा जनाब ले पाकिस्तान, कितना पाकिस्तान, केड़ा पाकिस्तान, मुझे तो वहाँ पे मारता था मेरा बंदा, ये करता था वो करता। उसने कहा मैंने तो अब मेरा वतन ही है, मेरा मुल्क ये है, मेरा कंट्री ये है, और मैं अभी के अभी जो है वो हिंदू होती हूँ। सर वो कन्वर्ट हुई हैं, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो हिंदू मज़हब इख्तियार किया है सीमा ने, खुशी खुशी ज़बरदस्त तरीके से। और उन्होंने कहा छोड़ें आप बाकी चीज़ें, बात के पीछे की चीज़ें पीछे रह गई, कितने की गल कर रहे हो तुसी। उन्होंने मज़हब इख्तियार किया, अब वो हिंदू हो गई हैं और उन्होंने अब वहाँ पर उनकी जो उसके बाद हुआ क्या, यानी ये तो हो गया उन्होंने कहा, लेकिन ये किस वक्त हुआ कि जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने उनको कहा कि भाई तुसी कितने आ गए होते ए हो कि रहा साढ़े वालों तो एक मिज़ाइल गया सी, इतने 4 बल्कि 5 मिज़ाइल आ गए ने। पुलिस तो बेचारी देख के हैरान रह गई होगी कि ये किधर से आ रहे हैं, कौन, और सबके सब दाखिल हो गए। सर बात पता क्या है भारत वालों, ये जो है ना ये एक सिक्योरिटी का मामला भी है, यानी ये पता ही नहीं चला हमें, कितने चंद घंटे लगे थे, यानी 1 दिन या 2 दिन के बाद पता चला था कि मिज़ाइल आके गिरा है जी। वो तो महीनों रहती रही है वहाँ पर एक घर लेके। उसके बाद जब वो अदालत में पहुँची हैं उसके बाद पता चला है कि ये तो उधर से 5 मिज़ाइल आए हैं। बहरहाल
फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, उनको पकड़ के ले जाते। अब वो सीन यहाँ पे क्रिएट होता है जो कि एक अनफॉर्चुनेट सीन होता है इस किस्म की फ़िल्मों में जी। वो आपको याद होगा कि अंजलि को उसके जो पिताजी हैं वो नहीं जाने देते। वो कहते नहीं राहुल की तो ऐसी की तैसी, राहुल पहले ये करके दिखाए, पहले वो करके दिखाए, वो जो शर्तें थी। तो यहाँ पर भी जालिम समाज बीच में आ जाता है और पुलिस ये कहती कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं होने देंगे हम। आप कैसे पहुँचिए, आप ज़रा चलें, थोड़ा सा आपको सैर करवाएं हम जेल की। उनको जेल भेज दिया जाता है। वाला जालिम समाज जिसमें सस्सी जब घड़े पर बैठ के दरिया पार करने की कोशिश करती है तो घड़ा टूट जाता है, क्योंकि घड़ा जो होता है वो कच्ची मिट्टी का होता है। वो जो नंद साहिबा होती हैं उनकी, तो वो क्या करती हैं, पुन्नू की बहन, वो उनके लिए घड़ा ऐसा रखती हैं कि वो बस उसके अंदर करती हैं तो दरिया में बह जाती हैं। सर ये जो होते हैं ना जालिम समाज, ये आसपास ही होता है, रिश्तेदार होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ इस कहानी में भी जो उनका पुराना शौहर और बाकी उन्होंने बताए हैं इंटरव्यूज़ में, उन्होंने काफ़ी बताया कि जालिम समाज कौन कौन था। देखिए ना आप, मतलब आप कोई दास्तान उठा लें उसके अंदर जालिम समाज है। सस्सी को कच्चे घड़े का वो दे देते हैं और मिर्ज़ा साहिबा को वैसे ही बेचारे को मार देते हैं, और मतलब वगैरह वगैरह सब कहानियों में ऐसा ही है। और जो मजनू है वो तो हमेशा फिरता ही रहता है लूर लूर, कभी उसको लैला मिली ही नहीं। लेकिन उनकी बेल हो गई है वो आज के हैं लैला मजनू, तो उनकी बेल हो चुकी है। अब वो सबको इंटरव्यूज़ दे रही हैं, इंडिया का सारा मीडिया जो है वो उनके घर में मौजूद है और कॉन्टीन्यूसली उनकी जो है ये सब चल रहा है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको ज़रा उनके शौहर की जो बात है, उनके पहले वाले हस्बैंड की ज़रा बात कुछ सुनवाई देती हूँ। उनका ये कहना है, सीमा जो है वो भाग के गई हैं पाकिस्तान से और तंग आके कि ये क्या हालात हैं। यानी वो उन्होंने कहा कि एक तो ये मोहब्बत हो गई तो फिर बाकी हालात अच्छे भी हो तो छोड़ दें, फिर तो मोहब्बत हो गई तो हो गई। तो वो वहाँ पे पहुँची हैं। उन्होंने अब बताया है सबको कि जो उनके पहले वाले हस्बैंड हैं वो उनको बहुत मारते थे और बहुत बदतमीज़ी करते थे, और उनके घर में ये रवाज था कि वो तो लड़कियों को बेच भी देते थे। अब उनके जो 4 बच्चे हैं उनको ये डर था कि कहीं इनको ना बेचते हैं। मैं ये उनकी स्टोरी सुना रही हूँ। दूसरी तरफ जब उनके हस्बैंड को ले लिया, अब देखिए मीडिया भी किसी जालिम समाज से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनके हस्बैंड को भी उन्होंने बुला लिया, वो बेचारे थोड़े से ऑकवर्ड हो गए दोनों। अच्छा जो लड़का है ना वो तो लकड़ का जो बांदर होता है ना, आप समझ लें कि कोई इसी किस्म का, सचिन साहब जो है भाई, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ, वो लकड़ का बांदर के पता ही नहीं। बल्कि मैं देख रही थी एक उसमें एक इंटरव्यू देख के तो मेरी हंसी छूट गई। इसकी वजह है कि सीमा वो सवाल पूछ रहे तो सीमा उसको बता रही है सचिन को कि ये बोलो ये बोलो। मैंने कहा लो भाई देखो सीमा के बहादुरी चेक करो भाई, क्या गट्स है इस बंदी के अंदर। एक तो इस तरीके से यहाँ से भाग कर वहाँ पे पहुँचना, पाकिस्तान से भाग के भारत पहुँच जाना, वहाँ पे हिंदू मज़हब इख्तियार करना, वहाँ पे शादी कर लेना और फिर कहना मैं नहीं जाना इतों। अच्छा हो क्या रहा है वो, अब जो सीमा साहिबा उन्होंने दरख्वास्त की है, गुजारिश की है, और वो कह रही हैं सीएम योगी जी प्लीज़ आप मेरी बात सुने। और आदित्यनाथ योगी जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे यहाँ पर रहने दें और यहाँ की आप मुझे सिटीज़नशिप दें और मैं वापस नहीं जाना चाहती। जबकि जो उनके हस्बैंड हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं मोदी सरकार से। अब मुझे बताएं इसमें जीतेगा कौन, योगी सरकार या मोदी सरकार? क्योंकि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मोदी जी इस तरह ना होने दें, ये मेरी बीवी है, ये मुझे छोड़ के गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर रौला पै गया। लेकिन बड़ी कमाल की दिलचस्प। अच्छा इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं, मतलब वो तो ठीक है ना। देखिए सानिया मिर्ज़ा और हमारे शोएब अख्तर की हम बात करते हैं, हम आपकी तो बड़े सलीके से तरीके से इस तरीके से हमने किया, लेकिन देखिए सचिन ने क्या किया, कोई उनको ख्याल नहीं है, उन्होंने कहा भागो, वो भाग गई। तो मैं आपको ज़रा उनके जो शौहर नामदार है ना उनकी ज़रा थोड़ी सी बात सुनवाई देती हूँ। होगा ही नहीं ये, आप इनकी बातों से ही आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, श्योर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली अभी नामहरम के साथ ये रह रहे। भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है। उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल नहीं सर ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? ये तो यही कहना चाहती हूँ। कुछ होता है, सरकार है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात चीज सुनो,
हैदर देखा साहब ने जाएगा तो कौन सच है कौन ये कहना चाहूँगी, क्या कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दे, उनकी माइक्रोफोन बंद कर दे, मेरी बात करने दें। जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे एक बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा। कैसे तलाक नहीं होती पर दी थी, मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और तो जनाब, जिसको मार पड़ती है सबको भाग जाना चाहिए। ये जो मार वाला चक्कर है ना, ये तो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। सही किया सीमा ने, बल्कि रख के देनी चाहिए थी इनको। जो मार रहा था उसको भी आगे से उससे डबल लगाती। होना ये चाहिए, लड़कियों को बहादुर होना चाहिए। इतना खौफ जो है ये अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए, और मार तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। सीमा ने सही किया है, लेकिन अब होगा क्या? ये मैं जो आपसे बात करी थी कि मोदी सरकार की बात मानी जाएगी या योगी सरकार की बात चलेगी, क्योंकि एक जो है दरख्वास्त कर रहा है योगी से और दूसरा दरख्वास्त कर रहा है मोदी से। होगा क्या? लेकिन हमें पता नहीं था। देखें, अगर मुझे पता होता कि नेपाल में कोई मसला ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी ने चेक नहीं करना, तो मैं तो सीधा निकल के कोई शाहरुख खान का कोई घर वर देख के हेलो हाय बाय बाय करके आ जाते। लेकिन हमें क्या पता था कि भाई इतनी आसानी से जो आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो ये वाला बॉर्डर खोलने की क्या ज़रूरत है? उधरों खुला तो पे आ जाए, उधरों चले जाओ जिन्हें जाना है। तो जनाब ये है सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। लेकिन देखें, इस साइंसी दौर में जहाँ पे दौड़ लगी हुई है काम की, इंसान काम के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ उनका प्यार है, और उस प्यार के लिए वो सीमा पार कर जाते हैं, हर तरह की सीमा पार कर जाते हैं। अब देखें, हो सकता है कि उनको वहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाए, ये भी हो सकता है, और ये तो जो होगा हमें पता चल ही जाएगा। तो सोचा कि आज ज़रा हम उस सीमा की बात कर लें जिसने हर सीमा पार कर दी है। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।